वो एक बीच था जहाँ इस समय सन्नाटा छाया हुआ था। सुमन अपने बॉयफ्रेंड अशोक के साथ आकाश में टिमटिमाते तारों को निहार रही थी। बहुत देर से देख रहा हूँ सुमन, आकाश में टिमटिमाते तारों को निहारे जा रही हो। क्या दिख रहा है तुम्हें? अशोक, मालदीव के समुंदर के किनारे पर बैठकर आकाश कितना सुंदर दिखाई देता है ना। देखो ना, आकाश में चमकते हुए तारे मन को कितने शांति दे रहे हैं। अब इस आकाश के तारों को देख के मन की शांति देती रहोगी या फिर कॉटेज भी चलोगी? रात के 11 बज रहे थे। सारे टूरिस्ट यहाँ से चले गए हैं सिवाय हम दोनों के। तुम भी ना अशोक, मेरे साथ 2 मिनट समय बिताने में तुम्हारा पता नहीं क्या जाता है। मुझे नींद आ रही है। सुमन, अब चलो भी ना, कल यहाँ पर दोबारा आएंगे, फिर यहाँ पर आकाश को निहारती रहना। अशोक की बात सुनकर सुमन मुस्कुराने लगी। तभी सुमन की नजर अशोक की ब्रेसलेट पर गई। अशोक, तुम्हारे कलाई पर ये ब्रेसलेट देखना कितना चमक रहा है ना। सुमन के कहने पर अशोक अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को देखने लगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो रात के समय बिल्कुल जुगनू की तरह चमक रहा है। अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक बहुत हवा का झोंका वहां पर आया। सुमन ने देखा उसका बॉयफ्रेंड अशोक उसको अजीब तरह से देख रहा था। अशोक का चेहरा देखकर सुमन बहुत घबरा कर चीखी, तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? अशोक, तुम्हारी आंखों की पुतलियां एकदम सफेद कैसे हो गई? क्या हुआ तुम्हें? सुमन की बात सुनकर अशोक जोर जोर से हंसने लगा। अचानक सुमन का शरीर 20 फीट ऊपर लहराकर घूमने लगा। कुछ ही देर में सुमन की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ गई। उसकी चीख पूरी बीच में गूंज गई। सुमन मृत्यु अवस्था में बीच पर गिर गई। इस घटना के 2 महीने बाद मालदीव हाईवे पर बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। दिशा बैठी थी। दिशा की ड्राइविंग सीट के पास उसका बॉयफ्रेंड बैठा था और उसको घूरे जा रहा था। दिशा, अगर तुम कार को थोड़ा स्लो चलाओगी तब भी हम कॉटेज पहुंच जाएंगे। तुम अच्छे तरह से जानते हो आर्यन, मेरे हाथ में जब कार की स्टीयरिंग आती है ना, कार की स्पीड अपने आप तेज हो जाती है। पिछली बार भी तुमने यही कहा था और अपना एक्सीडेंट कर लिया था, याद है ना? तुम्हारा घुटना 2 महीने बाद ठीक हुआ था और ये फिर इंडिया नहीं है, दिशा मालदीव है। टेंशन मत लो आर्यन, पीछे की सीट पर बैठा है ना, वो किस काम आएगा? अगर मेरी कार से किसी को टक्कर लगती है और पुलिस केस बनता है तो अर्जुन संभाल लेगा। आखिर वो जो पुलिस ऑफिसर जो है। दिशा की बात सुनकर पीछे बैठा अर्जुन बोला, दिशा, मैं यहाँ का पुलिस वाला नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ता है? आखिर हो तो पुलिस वाले ही ना, और पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी और कर्तव्य कहीं निभाना चाहिए, फिर चाहे अपने देश में हो या किसी दूसरे देश में। यकीन मानो दिशा, अगर मैंने तुम्हारी मान ली और मैंने अपने कर्तव्य को निभाने में आ गया तो तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करना होगा, सलाखों के पीछे डालना होगा, क्योंकि कार को बहुत तेज ड्राइव करना भी एक अपराध है। इसमें स्वयं की जान भी जा सकती है और सामने वाले की। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी दिशा ने एक सुंदर कॉटेज के सामने गाड़ी रोक दी। तीनों कार से बाहर निकलकर कॉटेज के दरवाजे पर आ गए। अच्छे खासे मोड़ का सत्यानाश हो गया। यहाँ तो ताला लगा हुआ है और न जाने कब से अशोक का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, उसका मोबाइल ऑफ ही आ रहा है। मैं तो पिछले 1 महीने से सुमन को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन भी ऑफ ही आ रहा है। पता नहीं उन दोनों को मालदीव कितना पसंद आ गया। पूरे 2 महीने हो गए हैं, दोनों घर की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। उनके फैमिली वाले भी बहुत परेशान हैं। आर्यन, मैं तुम दोनों के साथ सुमन और अशोक के लिए ही आया हूँ, वरना तुम दोनों के साथ मेरा क्या काम? अब तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करो। हम बहस नहीं कर रहे हैं दिशा, हम बात कर रहे हैं। मत भूलो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे उसकी एक एक आदत पता है। चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा देखकर उनके मन
विचलित हो गए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पिछले 2 महीने से सफाई ही नहीं हुई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है दिशा। आर्यन बता रहा था कि वो पिछले 1 महीने से अशोक का नंबर ट्राई कर रहा है, मगर उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। और मैं भी कई बार सुमन का नंबर ट्राई कर चुकी हूँ, सुमन का नंबर भी ऑफ ही आ रहा है। और इस कॉटेज को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे वो दोनों महीनों से इस कॉटेज के अंदर आए ही ना हों। और अगर वो यहाँ पर नहीं आए हैं तो फिर कहाँ गए? आर्यन और अर्जुन की बात सुनकर दिशा घबरा गई। उसको किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। हमें जल्दी से जल्दी उन दोनों को तलाशना होगा। अब तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी। तभी दिशा की नज़र एक बहुत से सुंदर ब्रेसलेट पर गई। आर्यन, ये देखो ना, कितना सुंदर ब्रेसलेट है। ज़रूर सुमन ने अशोक के लिए खरीदा होगा। उस ब्रेसलेट को देखकर आर्यन खो गया। वो सब कुछ भूल गया कि कुछ देर पहले वहाँ पर क्या बातचीत हो रही थी। वो उसको उठाकर गौर से देखने लगा कि तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज़ टकराई। अरे यार, ये तुमको ब्रेसलेट इतना ही पसंद आ रहा है तो इसे पहन लो और चलो यहाँ से। अशोक और सुमन को तलाश करना होगा। अर्जुन की बात सुनकर आर्यन जैसे ही होश में आया, वो तुरंत वो ब्रेसलेट अपने कलाई में पहन लिया। मुझे लगता है हमें शुरुआत मालदीव के बीच से करनी होगी, क्योंकि सुमन को समुंदर के किनारे की रेत बहुत पसंद है। वहाँ के लोगों से उनकी तस्वीर दिखाकर पूछताछ करने लगे। उन तीनों की मेहनत सफल हुई। एक फूलों की दुकान का मालिक आर्यन को देखकर बोला, उन्हें मैं पहचानता हूँ साहब, मैं इन्हें 2 महीने पहले इसी बीच पर देखा था। क्या बात कर रहे हो? तुमने इन्हें 2 महीने पहले देखा था, इसके बाद इन्हें कहीं कभी नहीं देखा? नहीं साहब, मुझे अच्छे से याद है। रात के 10 बजे के आसपास मैं दुकान बंद करके जा रहा था। वो क्या है ना, यहाँ पर रात के 11 बजे तक यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। मैंने उन 2 लोगों को घर जाने के लिए बोला था, लेकिन उन दोनों के मूड से ऐसा लग रहा था कि वो आधी रात से पहले यहाँ से जाने वाले नहीं थे। अजीब बात है, वो दोनों अपने कॉटेज में भी 2 महीने से नहीं पहुँचे। यहाँ के पुलिस को कुछ होश नहीं रहता क्या? रहने दो साहब, अब मुँह मत खुलवाओ। ये मालदीव है। सरकारें बस यहाँ के टूरिस्टों की सुरक्षा का वादा करती हैं, उसके बाद क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। आप तो स्वयं पुलिस वाले हैं। इतना कहकर वो दुकानदार अपने काम में लग गया। तभी एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति वहाँ पर आया और अचानक उसने आर्यन की कलाई पकड़ ली। ये क्या बदतमीजी है? मेरी कलाई छोड़ दो। बदतमीजी नहीं है साहब, तुम्हारी चिंता है, इस वजह से तुम्हारी कलाई पकड़ी है। तुम जो अपने हाथ में ये ब्रेसलेट पहने हो, वो ब्रेसलेट तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मौत की निशानी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहाँ से चले जाओ। एक तो हम तीनों अपने दोस्त के लिए परेशान हैं और ऊपर से तुम्हारी बक हम झेल नहीं सकते। जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ साहब, आप ज़रूर एक लड़का और एक लड़की के लिए चिंतित होंगे, मगर यकीन मानो साहब, वो दोनों अब आपको कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। से तुम्हारा क्या मतलब है? समंदर की गहराइयों से आज तक कोई निकल नहीं पाया है साहब। इतना कह सकता हूँ, अपने दोस्तों से ये ब्रेसलेट उतरवा कर फेंक दो। ये कब से बकवास किए जा रहा है तुम दोनों, इसे भगाते क्यों नहीं? जाता हूँ साहब, जाता हूँ। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने भयानक रूप में मरेंगे, उस वक्त तुम मेरी बात को याद करोगे। मगर याद रखना, तुम्हारे सवालों के जवाब मालदीव के उस जंगल में बनी उस कॉटेज में ही मिलेंगे, जहाँ भगीरा नाम की एक अंग्रेजन काला जादू करती है, जो शैतान को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने लोगों को इस ब्रेसलेट के लिए भेंट चढ़ा चुकी है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। वो तीनों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन दोनों को अशोक और सुमन
के बारे में पूछताछ करते करते बहुत शाम हो गई थी। बीच पूरा खाली हो गया। वो ब्रेसलेट पूरी तरह से चमकने लगा। ये ब्रेसलेट अचानक कैसे चमकने लगा पता नहीं। दिशा, मैं भी यही देख रहा हूँ, आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी एक हवा का झोंका वहाँ पर आया। अचानक आर्यन का चेहरा भयानक रूप में बदल गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों की पुतलियाँ बिल्कुल सफ़ेद हो गई। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया आर्यन? तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? दिशा की बात सुनकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। तभी दिशा का शरीर 20 फीट ऊपर उड़ गया और देखते देखते उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई। कुछ ही देर में उसकी गर्दन उखड़कर जमीन पर गिर गई। आर्यन दिशा की लाश को लेकर समुद्र की ओर दौड़ने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अर्जुन को सोचने समझने का मौका नहीं मिला। अरे ये सब क्या हो गया? इसका मतलब वो आदमी सही बोल रहा था। उसकी जुबान से हर एक शब्द सही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जरूर उस घने जंगल में बनी उस कॉटेज में जाना होगा। हाँ, उसने कहा था कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। कुछ ही देर में अर्जुन की कार जंगल की तरफ जा रही थी। कुछ ही देर में उसकी कार जंगल में बनी एक कॉटेज में आके रुकी। तुरंत वो तेज कदमों से कॉटेज के अंदर चला गया। तभी उसके कानों में किसी औरत की आवाज़ टकराई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौन हो तुम? और तुम्हारी इतनी रात में यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जो कोई भी हो, सामने क्यों नहीं आती? जो भयानक दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। तभी कमरे में चारों ओर धुआं फैल गया और वो औरत सामने आई। कौन हो तुम? भगीरा। मालदीव के लोग मुझे भगीरा के नाम से जानते हैं। आखिर उस ब्रेसलेट में क्या है जिसने मेरे दोस्त की जान ली? मुझे विश्वास है 2 महीने पहले सुमन और अशोक की जान ली होगी। उन दोनों का नाम सुनकर वो और मुस्कुराने लगी। कुछ महीने पहले तुम्हारे दोस्त मेरे पास आए थे जो 1 नंबर के मूर्ख थे। तुम झूठ बोल रही हो। वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? तुम्हारी दोस्त मेरे पास एक ऐसा दस्तावेज बनवाने आई थी जिससे उसका बॉयफ्रेंड कभी उसको छोड़ के ना जाए। लेकिन वो 1 नंबर की मूर्ख लड़की थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे वैसे भी कभी नहीं छोड़ के जाता। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दे दिया। वो ब्रेसलेट कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं था। शैतान का एक जिन्न था। शैतान का बदला लेने के अलग अलग तरीके होते हैं बेवकूफ इंसान। बस उसे एक और बलि चाहिए। उसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गया? तुम बेचारे भले भाले लड़के लड़कियों को मूर्ख बनाती हो और उन्हें शैतान का ब्रेसलेट पकड़ा देती हो। शैतान उनके शरीर में घुसकर उसके गर्लफ्रेंड की जान ले लेता है और समुद्र में लाशों को खींच के लेके जाता है। तुम बाकी इंसानों से समझदार लगते हो। हर 3 महीने बाद वो ब्रेसलेट वापस आ जाता है और फिर मूर्ख इंसानों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कोई ना कोई इंसान आ ही जाता है। भगीरा की बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। मतलब वो ब्रेसलेट ही तुम्हारी ताकत है। अभी तुम अमन नहीं हुई हो। अगर मैं अभी तुम्हें गोली मार दूं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। भगीरा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ऐसी हरकत करेगा। अपनी पिस्तौल नीचे रख लो। तुम गलती कर रहे हो। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। इतने सुंदर मालदीव को मौत का मालदीव बना दिया। इतना बोलकर अर्जुन ने सारी गोलियां उस पर चला दी। भगीरा मृत होकर जमीन पर गिर गई और अर्जुन वहाँ से चला गया। अर्जुन आज भी अपने चारों दोस्तों को याद करता रहता है।